हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जो हिंदी व्याकरण है इसको देखेंगे। इसके अगले भी हिंदी व्याकरण का वीडियो काफ़ी अपलोड किया जा चुका है, अगर नहीं देखें तो वो सारे वीडियो भी आप देख लीजिए। उस समय कारक, समास, उस सब के बारे में बताया गया था, उसके टाइप के बारे में बताया गया है। और आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, जो भी व्याकरण है, जैसे संज्ञा हो गया, फिर आपका सर्वनाम हो गया, ये सब का डिटेल्स में देखेंगे कि प्रकार। जैसे कि एग्जाम में कई बार आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि संज्ञा तथा इसके भेद के बारे में उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या संज्ञा पर टिप्पणी लिखना आता है, या सर्वनाम पर टिप्पणी लिखना आ सकता है, या सर्वनाम के प्रकार लिखने के लिए आ जाता है। जैसे यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हिंदी ऑनर्स से, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या एमए कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे कि आप पीसीएस का तैयारी करते हैं या यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जिसमें आपका एक हिंदी लिटरेचर का एक ऑप्शनल पेपर होता है, तो उसमें ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 जो है, इसके पहले जो है 9 प्रश्न ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। तो उसका किस तरह से हम लोग उत्तर लेखन करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ अच्छा से देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं संज्ञा तथा इसके भेद। जैसे आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, नॉर्मली तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो बस संज्ञा तो हो गया एनी नेम, जिसका कुछ नाम से हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ को, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद प्रतिपादक कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है क्या, कि जो कोई भी अगर वाक्य में अगर संज्ञा पद का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो प्रतिपादक कहलाता है, ठीक है। पूर्व संज्ञा पद प्रतिपादक कहलाता है, किंतु कारक के अनुसार विभक्ति प्रसर्ग से जुड़कर यही प्रतिपादक संज्ञा बन जाता है, ठीक है। यानी कोई भी शब्द जो वाक्य में अभी प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे कि राम, राम जो है अभी प्रयोग नहीं हुआ है वाक्य में, ये भी क्या है, प्रतिपादक है, प्रतिपदिक है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग कर दें, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने, जो यहाँ पे नए विभक्ति चिन्ह जुड़ गया ना, तो ये विभक्ति चिन्ह जुड़ के ये संज्ञा बन जाता है, ठीक है। अब जो देख रहे हैं यहाँ पे कि संज्ञा के भेद, हम लोग क्योंकि बेसिकली देखेंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का भेद यानी कि संज्ञा पर टिप्पणी करते हैं हम लोग, ठीक है। और डिटेल में भी यहाँ पे देखेंगे। संज्ञा के भेद जानते हैं कि आप अलग अलग तरीके से हर बुक में बांटा गया है, बट आप अगर नॉर्मली देखते हैं कि संज्ञा एक होता है कि गणने योग्य वाला, और एक होता है कि अगण्य, मतलब जिसे गिना जा सकता है उसमें एक बांट सकते हो, और एक जिसे नहीं गिना जा सकता है उसमें बांट सकते हो। इसके अलावा आप इंग्लिश में देखोगे, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, है ना। संज्ञा के 3 भेद। इसके अलावा अगर सबसे डिटेल्स में आप देखोगे तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे किस तरह से 5 भागों में बांटा जा सकता है संज्ञा का, तो वो भी चीज़ यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पे बताने का। तो आप देख सकते हो कि जो संज्ञा है, ये संज्ञा हो गया, और ये संज्ञा जो है आपका, इसका एक गण्य जिसको गिना जा सकता है, एक अगण्य, 2 में बांटते हैं। गण्य में आप देखोगे कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसको जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, और समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन। और गण्य संज्ञा मतलब जिसको हम लोग अगण्य संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। इसमें एक आता है द्रववाचक यानी कि मटेरियल, और एक आता है भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 मतलब जो नाउन है यानी कि संज्ञा है, इसके बारे में आप देखें। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक। एक एक करके हम लोग अब इसके उदाहरण सहित हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या हो गया, व्यक्ति यहाँ पे है, वाचक, वाचक मतलब उसी के बारे में बोलेगा, तो व्यक्ति के बारे में बोलेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी विशेष का नाम बताने वाले जो है मद है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या शब्द है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति विशेष में देखिएगा, राम, सीता, गीता आदि, रोहन, सोहन, जो भी नाम है आपका, शराब जोड़ सकते हो। और स्थान विशेष का नाम, तो स्थान विशेष का, जैसे यहाँ पे स्थान भी है ना, जैसे व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, तो स्थान वाला में अगर बात करें तो दिल्ली हो गया, भारत हो गया, जामताड़ा हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया। जहाँ भी आप देखोगे एक पार्टिकुलर, आप जिस स्थान में अभी पढ़ाई कर रहे हो उस स्थान का भी नाम सारा क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वस्तुवाचक, सॉरी, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही एक वस्तु विशेष का जो बोध कराता है उसको वस्तु विशेष, उसमें जैसे रामायण हो गया, कोई भी चीज़ हो गया उसका नाम, जैसे महाभारत बुक का नाम है, कुरान है, और भी कोई भी चीज़ आपको लग रहा है, वो सारी चीज़ें इसी में आता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर है जैसे कि जातिवाचक संज्ञा।
तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे आप देख ही रहे हो कि जाति क्या है, जाति। जाति मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि जाति होता है जात पात, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप समाज में काफ़ी सुन के रखे हो, लेकिन सारा कुछ आप देखते भी हो प्रैक्टिकल क्या होता है ना। तो जाति मतलब जाति, ठीक है। वैसी संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का, यहाँ पे जाति का इधर से होगा, ठीक है, जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी जाति का, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि रामायण, महाभारत, कुरान, ये सारा है ना, ये सब क्या है, ये सब किताब का नाम है। अगर हम खाली बुक लिख दें तो देखिए सारा बुक इसी में कवर हो जाएगा, मतलब या मतलब ये तो धर्मशास्त्र है। और जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली, भारत, ये सब को अगर एक में हम देंगे तो प्लेसेस लिख देंगे तो सारा कवर हो जाएगा। उसी तरह जैसे व्यक्ति विशेष का नाम है, जैसे मोहन सोहन हो गया, आखिर वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, हो सकता है ना। तो बस तो मोहन के लिए, सोहन के लिए, सब के लिए हम लोग बॉय लिख सकते हैं या मैन लिख सकते हैं। और लड़की है उस सब के लिए हम लोग गर्ल लिख सकते हैं। लड़की में किसी का भी नाम हो, जैसे हो गया गीता, सीता, रीता, सबके बदले में अगर गर्ल लिख लेंगे, यानी कि सारा मिला के उस सबको बोध कराने के लिए एक ऐसा वर्ड जिससे सभी का जाति कुल का बोध हो, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक में देख रहे हो जैसे कि पशु हो गया, पशु में सारा पशु आ जाता है, चाहे वो बकरी हो, 4 पैर वाला हो या मतलब 2 पैर वाला हो, छोटा हो या जैसा हो। पंछी देखेंगे कि जो आप यहाँ देख रहे हैं कि छात्र है, शिक्षक है, शिक्षक में जैसे टीचर, कोई मैथ का टीचर हो सकता है, कोई साइंस का हो सकता है, कोई जीके का, कोई करंट अफेयर का, अलग अलग टीचर, सारा इसी में हो गया। स्टूडेंट सब प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, ज़्यादा उम्र का भी हो सकता है, कम उम्र का भी हो सकता है, टीनेजर भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। तो सारा मिला के जो छात्र आ गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग का सदस्य होती है। तो यहाँ पे मैंने नोट में कह सकता है कि नोट में क्या लिख दिया है कि जितना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने देखा वो किसी न किसी ग्रुप में तो आके आएगा, चाहे वो लड़का में आएगा या लड़की में आएगा, बुक में आएगा या एनिमल में आएगा, ठीक है। तो जैसे राम, सीता, ये सारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो मनुष्य ग्रुप में आता है यानी कि जातिवाचक में आता है, ठीक है। अब जो देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब आप जैसे जानते हैं कि समूह जैसे कि दल को जानते हैं कि 4-5 दल मिलके, मतलब लोग मिलके एक समूह बनाता है। समूह को गिरोह भी कहते हैं, दल भी कहते हैं। तो ये सारा वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा, गिरोह, दल, सेना, मूव, ये सारे जो होते हैं ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होते हैं, जिस संज्ञा के माध्यम से संपूर्ण समूह का बोध हो। यानी कि संपूर्ण समूह में क्या आ सकता है, या तो व्यक्ति आ सकता है, वस्तु आ सकता है, पंछी आ सकता है, प्राणी आ सकता है, ये सारे का बोध हो। जैसे कि सेना, कक्षा, भीड़, दल, सूंड, फूलों का गुच्छा। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जाति में भी सारे का बोध होता है, बट वो केवल उसके कुल के बारे में बताता है कि वो किस कुल से आता है, ठीक है। लेकिन समूहवाचक में पूरा कलेक्टिवली बताता है, वो जो भी स्टूडेंट है, छात्र है, कोई भी हो, ठीक है, लड़का हो, लड़की हो, सारा मिला के उसमें कितने आदमी हैं वैसा जैसे मतलब करता है। जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा, ये क्या है, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक गुच्छा टाइप का बोल रहा है कि उसमें बहुत सारा है, समूह, कलेक्टिवली जब भी बात किया जाए तो वो वहाँ पे समूह का बोध हो। और देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे मिल रहा है द्रववाचक संज्ञा। द्रव मतलब सेम ही है जो आप समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा इसका मीनिंग पड़ता है। क्या पड़ता है एक्स्ट्रा मीनिंग, आप वो देख लीजिए। देखिए अब द्रव मतलब आपका लिक्विड पता चल गया, ठीक है, आपका दिमाग में आया ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा द्रव्य में वो सारी चीज़ें आता है। द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे मटेरियल कहेंगे, लिक्विड नहीं कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। और मटेरियल में सारे सब्सटेंस आते हैं जो केवल मतलब नापा या हम लोग तोल के काम करते हैं। जैसे वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य या पदार्थ, जिसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं,
उदाहरण मतलब वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तांबा, चाय, पानी, आटा, चावल, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें। यानी कि तांबा का आप कैसे यूज करोगे, या तो किलो के हिसाब से। चाय को कैसे करोगे कि 1 प्याली चाय दो, 1 कटोरी चाय दो। आटा को कैसे, या तो केजी में बांटोगे या 1 प्याला आटा, इस तरह से आप ये करोगे। चावल को भी केजी में या तो 1 प्याला, इस तरह से। और कॉफ़ी को भी उसी तरह, घी को भी नाप तोल के हम लोग लेते हैं। तो जो भी चीज़ नाप तोल के करते हो उसको हम लोग द्रव्यवाचक यानी कि इंग्लिश में मटेरियल नाउन के अंतर्गत में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा को केवल नापा या तोला जा सकता है, घीना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको आपको अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में किसको किसको रखा गया था, हम लोग मटेरियल और जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखे थे। ठीक है, यानी कि द्रव्यवाचक और भाववाचक को। यहाँ पे भाववाचक का संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जो गुण, दशा, कार्यकलाप को दर्शाती है। उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे कि स्वतंत्रता, मानवता, विनम्रता, बचपन, बहादुरी, जिज्ञासा, ये सारे जो शब्द आपको मिलेंगे वो भाववाचक है। देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है ना, संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे विनम्रता। अगर कोई विनम्र भाव से पेश आता है तो उसको क्या आप कैसे महसूस कर सकते हो? उसका तो एक ही रूप है, केवल आप नहीं, हाँ वो विनम्र है, ऐसा आप समझ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है कि भाववाचक संज्ञाएं प्राय अन्य शब्दों, जातिवाचक संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषण आदि में क्या क्या जोड़ के बनाया जाता है? ई, तत्व, ता, पन, पा, पट, ये सारी चीज़ें खास करके ये क्या है? प्रत्यय है, मतलब लास्ट में लगा के लगाया जाता है। लास्ट में जो वर्ड को हम लोग लगाते हैं प्रत्यय कहा जाता है, और जो पहले किसी वर्ड के पहले लगाते हैं उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, यानी एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। ठीक है, तो इस प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इससे बनाया जाता है, जो इसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें मतलब आपका प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में भी बताया गया है। तो उसको भी आप वीडियो चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बच्चा है, बच्चा से क्या हुआ है? बचपन। बच्चा में पन जोड़ दिए तो बचपन बन गया। लड़का में ई जोड़ दिए हैं, लड़का में ई जोड़ देते हैं तो लड़ाई। माँ में जो है तत्व जोड़ देते हैं तो ममत्व या मातृत्व, जो माँ से मातृत्व जो उसकी भावना है वो चीज़ आ जाता है। अकेला में पन जोड़ देते हैं तो अकेलापन। ये सारा किस तरह से जो भाववाचक संज्ञा है वो चीज़ बन जाता है, वो आप देख रहे हो। ठीक है, मीठा में पन जोड़ देते हैं तो मीठापन, और मीठा का सौ जोड़ देते हैं तो मिठास भी हो जाता है। तो ये सारी जो प्रत्यय जोड़ के किसी भी वर्ड का जो है उसको बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा में। अब वर्गीकरण की अनिश्चितता, क्या मतलब? संज्ञा के ये वर्ग पूर्णतः निश्चयात्मक नहीं है। कभी कभी संज्ञा विशेष प्रयोगों के कारण अपना वर्ग बदलती है, जैसे कि वह आधुनिक भारत की मीरा है। एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से आप अधिक से समझ जाओगे